हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 50 है और इस लेक्चर में हम स्फीयर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे और जब स्फीयर के अंदर इंटरनल हीट जनरेट होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन ए स्फीयर इन वन डायमेंशनल अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन विद इंटरनल हीट जनरेशन। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है स्फीयर के लिए, और स्फीयर में केवल एक ही दिशा में हीट फ्लो होती है और उसमें इंटरनल हीट जनरेट भी होती है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। इस स्फीयर में हमने एक एलिमेंट अज्यूम किया है और इस एलिमेंट की रेडियस है स्मॉल आर और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो कितनी है, डी आर। हम मानते हैं कि जो ये स्फीयर है इसकी सरफेस पर टेम्परेचर TW है और यहाँ पर कोई भी फ्लूइड हो सकता है और उस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या है, TA, और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H। ये जो स्फीयर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसीडर ए स्फीयर इन विच हीट फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन रेडियल डायरेक्शन अंडर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। तो यहाँ पर R क्या है, देखो, आउटर रेडियस ऑफ स्फीयर, K थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्फीयर, H क्या, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, QG क्या है, हीट जनरेशन पर मीटर क्यूब, और TW है टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर, और TA क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो हीट है वो केवल रेडियल डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, तो मैं इसका प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, QR, और उसके बाद हम QR प्लस DR, और फिर हम यहाँ पर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या रहेगी, देखो, QR प्लस QG इक्वल टू QR प्लस DR। ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करेंगे और टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी उसमें दो कांस्टेंट रहेंगे, C1 और C2, और फिर हम इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइनली हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें कुछ टेम्परेचर की वैल्यू इस तरह से आएगी। फिर हम वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए R की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इसके बाद भी हमें 2-3 स्टेप और करने पड़ेंगे। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और ये जो QR है इसे कैलकुलेट करते हैं। तो QR क्या है, हीट इनफ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो QR किस तरह से आएगा, ये हम फोरियर लॉ अप्लाई करेंगे तो -K इंटू A। तो जो एलिमेंट है इसका सरफेस एरिया कितना है, देखो, ये एलिमेंट क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 4πr² इंटू dt/dr। और अब हम QR प्लस DR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या है, हीट इफ्लक्स इन रेडियल डायरेक्शन। तो देखो QR प्लस DR, तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से लिखेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन के द्वारा लिखेंगे। तो देखो क्या रहेगा, QR प्लस D/dr QR इंटू DR। और चलिए अब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो देखो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, वो देखो, QR प्लस QG इक्वल टू QR प्लस DR। QR प्लस QG इक्वल टू QR प्लस DR।
और चलिए अब हम इसकी और इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो देखो क्यू आर प्लस इसकी वैल्यू किस तरह से रहेगी, क्यू जी इंटू वॉल्यूम। क्यू जी क्या है, हीट जनरेटेड पर मीटर क्यूब। और देखो वॉल्यूम क्या रहेगा, एलिमेंट का वॉल्यूम देखो किस तरह से निकालेंगे हम। ये एलिमेंट का सरफेस एरिया है और यदि हम सरफेस एरिया में इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलिमेंट का वॉल्यूम। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली, तो क्यू आर प्लस डी अपॉन डी आर, क्यू आर डी आर। चलो इसे सोल्व करते हैं और हम यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो क्यू जी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल टू डी अपॉन डी टी। और क्यू आर की जो वैल्यू है वो ये वाली जो हमने सबसे पहले लिखी थी, इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो माइनस के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी आर और ये वाला डी आर। तो देखो क्यू जी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर और डी टी अपॉन डी आर, इन दोनों का ही डिफ्रेंशिएशन होगा। बाकी के और 4 पाई ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी आर और ये वाला डी आर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और डी आर से ये डी आर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी आर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो के है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो क्यू जी इंटू ये वाला आर स्क्वायर अपॉन माइनस के। तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। इसे इक्वल साइन से पहले लिख लेते हैं। तो देखो डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी आर प्लस क्यू जी अपॉन के इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस आर स्क्वायर को हटाएंगे। तो इसे हटाने के लिए हम यहाँ पर आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर भी आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी आर। और यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू जी अपॉन के इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं कि इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन तो कितना मिलेगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर। और फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ऐसे ही, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना रहेगा, 2r प्लस क्यू जी अपॉन के इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी टी अपॉन डी आर इंटू 2 अपॉन आर, और उसके बाद ये वाला टर्म लिखेंगे प्लस क्यू जी अपॉन के। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड में r है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, r इंटू डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस ये वाला r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू डी टी अपॉन डी आर प्लस क्यू जी अपॉन के इंटू
आर, क्योंकि हम यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आगे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आर इंटू डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस ये जो है इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, डी टी अपॉन डी आर प्लस डी टी अपॉन डी आर। तो ये हमारे पास 2 थे तो इनको हमने सेपरेट करके 1 1 कर दिया, प्लस क्यू जी अपॉन के इंटू आर। अब देखिए ये जो है ये वाला टर्म, ये दोनों, इन दोनों को हम कंबाइन करके देखो क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी आर, आर इंटू डी टी अपॉन डी आर। इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये लिख दिया। तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, तो फर्स्ट और सेकंड का हम यहाँ पर रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये रहा, और फिर क्या आएगा प्लस सेकंड वाला ऐसे ही, और फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 1। तो क्या है कि हम इसकी जगह पर हमने इसे लिख दिया और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो डी टी अपॉन डी आर प्लस क्यू जी अपॉन के इंटू आर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर इंटू डी टी अपॉन डी आर प्लस, और यहाँ पर डी अपॉन डी आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर टी, और यहाँ पर क्या आएगा आर की पावर 2 अपॉन 2, तो क्यू जी अपॉन के इंटू आर की पावर 2 अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो ये हमने मान लिया C1। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन किया था उसी तरह से हम यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने पर देखो ये क्या आएगा, d अपॉन डी आर, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो आर टी प्लस इसे लिख लेते हैं क्यू जी अपॉन के इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C1। देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ कि इन दोनों को कंबाइन कैसे किया जाता है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब इससे एक कम डेरिवेटिव है। और सेम आप यहाँ पर भी देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है और यहाँ पर 0 डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक कम डेरिवेटिव है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक तो आप इसे लोगे और दूसरा वाला आप इसे लोगे। तो यहाँ पर भी देखिए आपने इसे लिया और आपने इसे लिया, तो ये इस तरह से RT आ गया। तो ये इसको याद रखने का तरीका है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से d अपॉन डी आर को यहाँ से हटा देते हैं इंटीग्रेशन करके, जिससे कि हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग अगेन, देन वी हैव, तो देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा d अपॉन डी आर, और यहाँ से क्या बचेगा RT, और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 3 आएगा, तो 3 2 जा 6। तो देखो क्यू जी इंटू आर की पावर 3 अपॉन 6 के इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या आएगा C1 इंटू आर, क्योंकि हम यहाँ पर r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कांस्टेंट और आएगा तो C2। तो चलिए इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसी इक्वेशन में हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एट r इक्वल टू 0, तो 0 पर देखो r की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट ही C2 की वैल्यू मिल जाएगी, और C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी 0। तो एक कांस्टेंट की तो वैल्यू आ गई, और अब हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है आप डायग्राम में देख सकते हो। तो हम अपने वाले डायग्राम पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जब r की वैल्यू
कैपिटल आर हो जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है TW। तो एट आर इजकल टू कैपिटल आर T इजकल टू TW। तो ये हमारे पास क्या है बाउंड्री कंडीशन है, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर देते हैं। तो देखो आर की जगह पर क्या लिखा जाएगा कैपिटल आर, और इस टी की जगह पर TW, और देखिए QG इंटू यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल आर की क्यूब अपॉन 6K इजकल टू C1 इंटू कैपिटल आर प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से हम C1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से C1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये जो R है इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये R कैंसिल हो जाएगा तो TW, और यहाँ से R की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी तो देखो कितना आएगा QG इंटू R स्क्वायर अपॉन 6K। तो अब ऐसा करते हैं कि ये जो C1 और C2 की वैल्यू है इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, हम क्या करेंगे C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इन दोनों को ऐसे ही उतार लेते हैं। तो RT प्लस QG इंटू R क्यूब अपॉन 6K इजकल टू, अब देखो हमें C1 की वैल्यू पुट करनी है। तो C1 की क्या है ये, तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं TW प्लस QG इंटू R स्क्वायर अपॉन 6K, और C1 की मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर क्या है स्मॉल r है तो इसे लिखेंगे, और C2 की वैल्यू 0। तो देखो यहाँ से हम जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें R से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम R से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा R स्क्वायर, तो QG इंटू R स्क्वायर अपॉन 6K, और ये वाला टर्म इधर जा कर के माइनस का हो जाएगा प्लस, और इसमें जब हम R से डिवाइड करेंगे तो R ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से क्या बचेगा TW प्लस QG इंटू R स्क्वायर अपॉन 6K। तो इस तरह से हमारे पास ये टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। और अब हम यहाँ से QG अपॉन 6K कॉमन ले लेते हैं। तो TW प्लस QG अपॉन 6K, और देखो यहाँ से क्या बचेगा कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ से R स्क्वायर। तो यही क्या है, यही हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है। तो जैसा कि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है, तो देखो इस इक्वेशन को देख करके पता चलता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर मिलेगा। यदि हम R की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि देखो R ही एक ऐसा फैक्टर है जो इसे कम करने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर R की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए दिस इक्वेशन शोज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स एट R इक्वल टू 0 एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज पैराबोलिक। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर R इक्वल टू 0 पर प्राप्त होता है और टेम्परेचर प्रोफाइल पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर R की पावर 2 है। तो चलिए हम यहाँ पर R इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए T मैक्सिमम इक्वल टू TW प्लस QG अपॉन 6K और R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये क्या है एट R इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आ जाएगा TW प्लस QG अपॉन 6K इंटू R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से TW को रिप्लेस करेंगे और TW की जगह पर TA लाएंगे। तो इसकी जगह पर TA लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, इसके अंदर जो भी हीट जनरेट होती है वो क्या करेगी कि वो सबसे पहले कंडक्शन के द्वारा इस स्फीयर की सरफेस पर आएगी और फिर कन्वेक्शन के द्वारा
यहाँ पर सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगी। तो सबसे पहले कंडक्शन के द्वारा, फिर कन्वेक्शन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट जनरेटेड होती है वो कन्वेक्शन के द्वारा सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय कन्वेक्शन इनटू सराउंडिंग। तो देखिए हीट जनरेटेड कितनी रहेगी, स्मॉल क्यू जी इंटू वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और स्फीयर की रेडियस कितनी है कैपिटल आर। और हीट लॉस्ट बाय कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है HA डेल टी। तो H इंटू ए, तो ए क्या है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और डेल टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो डायग्राम है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पर सरफेस पर टेम्परेचर TW और एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या है TA। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा TW माइनस TA। तो चलिए यहाँ से TW की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा क्यू जी इंटू R/3 इक्वल टू H इंटू TW माइनस TA। और यहाँ से TW की वैल्यू आ जाएगी TA प्लस क्यू जी इंटू R/3H। तो चलिए इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आएगा TA प्लस क्यू जी इंटू R/3H प्लस क्यू जी इंटू R²/6K। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से क्यू जी कॉमन ले लेते हैं। तो देखो कितना आएगा T मैक्स इक्वल टू TA प्लस क्यू जी। तो देखो यहाँ से कितना बचेगा R²/6K और यहाँ से कितना बचेगा R/3H। तो ये क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये रिलेशन है TW और TA में, ये फॉर्मूला भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम फिन्स या एक्सटेंडेड सरफेस के बारे में जानेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।